अंग्रेजी का ग्रामर के अंदर जो टेंस हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, टेंस का ज्ञान करवाया था, और उसके बाद में टेंस कितने प्रकार के कितने भाग होते हैं, पढ़ते टेंस में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे कितने वाक्य बनाते हैं, तो उन सब के बारे में बताया था, बोर्ड पे लिख करके समझाया भी गया था। लास्ट में हमने उस वीडियो को छोड़ा था कहाँ पे कि परीक्षा में वर्ग भरने में जो काम आने वाले जो शब्द हैं, जिसको पहचान के शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को लाकर मैंने इस वीडियो को समाप्त किया था। अब वहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से और अंग्रेजी में किस प्रकार वाक्यों को ट्रांसलेट है वो किया जाता है, अर्थात हम हिंदी से अंग्रेजी बनानी सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं साधारण से वाक्य से। जैसे वाक्य है आराम, जयपुर जाता है। ये हमारा हिंदी का वाक्य है, राम जयपुर जाता है। तो सर्वप्रथम हमें इस वाक्य के अंदर ये देखना है कि इस वाक्य का कर्ता कौन है। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है, ये राम है। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्रिया क्या है, जाना। तो ये है हमारी वर्ब, और ये जो जयपुर शब्द है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हमें वाक्य में सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब जो पहला वाक्य आता है वो आता है अफर्मेटिव, और इसको हम ए डबल एफ से लिखते हैं। अफर्मेटिव का सूत्र आपने याद किया होगा, जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको लिखकर बताया था कि सर्वप्रथम कर्ता लेते हैं। यहाँ पर कर्ता हमारा कौन है, ये राम है। कर्ता प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखो, यदि ये कर्ता राम एकवचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगा दो, और यदि ये कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो आपको पता है, आपको याद नहीं है कि राम है वो एकवचन है, तो एकवचन है तो उसकी क्रिया में एस या ईएस लगेगा। अब हमारी वर्ब है वो है जाता, यहाँ जाना। तो जाने को अंग्रेजी कहते हैं गो, राम गो। अब इसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो अंतिम अक्षर है वो ओ है, तो इसमें लगेगा एस। राम गोज, राम जाता है। अब इसमें कर्म दे रखा है, वाक्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतना ही होता है कि राम जाता है तो आ गया राम गोज, पूरा हो गया आपका वाक्य। लेकिन इसमें कहता है राम कहाँ जाता है, कि जयपुर जाता है, कर्म दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। देखो, जब कोई कहीं जाता है तो प्रीपोजिशन है वो टू लेते हैं, और कहीं से कोई आ रहा है तो आने के लिए प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम आता है। जैसे कर्म में कैम फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम या रिटर्निंग फ्रॉम। तो जाने के लिए प्रीपोजिशन लेते हैं टू। तो राम गोज टू जयपुर, JIPUR। ये हो गया हमारा वाक्य पहला। दूसरा वाक्य आता है नेगेटिव। नेगेटिव का सूत्र क्या है, कर्ता लोग, सब्जेक्ट तो हमने राम ले लिया। अब उसमें दे रखा है डू नॉट, डज नॉट। यदि राम एकवचन है तो डज नॉट लगा दो, राम बहुवचन है तो डू नॉट लगा दो। आपको पता है कि राम एकवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, ये आ गया डज नॉट। अब डज नॉट पे आ गया, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी वर्ब है वो गो। अब राम यहाँ एकवचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगा था। अब राम एकवचन है फिर भी एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि वो जो एस या ईएस है अब वो डज के साथ आ गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा देती है सूत्र में। हमने सूत्र में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ली है प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद में और जाएगी, यानी करा। तीसरा जो वाक्य था वो था हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपको पहले उस वीडियो में मैंने बताया था कि साहित्य क्रिया के साथ नोट
इस वाक्य को डज से शुरू कर देंगे और डज या डू सूत्र में दिखाया गया किस तरह इंट्रोगेटिव सूत्र में डू या डज से वाक्य शुरू करो प्लस कर्ता यानी सब्जेक्ट है हमारा आराम आ गया। तो डज राम फिर है वर्ब गो टू और जयपुर। डज राम गो टू जयपुर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा चौथा वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है, तो हमें वाक्य डज से शुरू करना है वाक्य को, यह डज है। और अब हमें नेगेटिव है तो हमें नोट लगाना है, नोट साइकिल के साथ लगता है। तो शुरुआत में जब साइकिल आती है उसके साथ नोट नहीं लगाते हैं। शुरुआत में अगर शुरुआत में नोट के साथ नोट लगाने शुरुआत किए वो दूसरे तरीके बन जाता है। तो हम पहले यहाँ पर सूत्र के अनुसार कर्ता लेंगे, कर्ता हमारा राम, और उसके बाद में हम लगाएंगे नोट। तो डज राम नोट्स और उसके बाद में गो टू जयपुर, गो टू जयपुर और अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो ये हमारे 4 प्रकार के वाक्य हो गए। राम गोes to जयपुर, राम डज नॉट गो टू जयपुर, डज राम गो टू जयपुर और डज राम नॉट गो टू जयपुर। तो ये हुआ हमारा एक वचन का पहला वाक्य। अब इसी प्रकार हम लेते हैं एक बहुवचन का वाक्य है, उसमें देखते हैं कि क्या है। तो बहुवचन के वाक्य में एक वचन में हमने किसका प्रयोग शायद किया है, क्या किया है, मुख्य क्रिया में क्या किया है, ये आपने समझ में आ गया होगा। अब जब हम देखें इसका बहुवचन का वाक्य, तो एक बहुवचन अर्थात जिसके अंदर वे कर्ता जिसके अंदर एक से ज्यादा होते हैं वे बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। तो बहुवचन कर्ता में जैसे दे आता है, यू आता है, वी आता है और प्लूरल नाउन वगैरह आते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं, एक वाक्य है कि लड़के खेलते हैं या लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है, लड़के यानी सब्जेक्ट है। क्रिया क्या है, खेलना, ये वर्ब है। और कारण क्या है यानी ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। अब सूत्र के अनुसार पहले लेते हैं, तो कहता है कि एक सब्जेक्ट जो लड़के हैं, लड़के को अंग्रेजी में कहते हैं बॉयज, अर्थात बॉयज। उसके बाद शायद क्या है तो कर्ता प्लस वर्ब खेलना, ये है प्ले। अब इसमें कैसे लगेगा, टीएस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो हमें पता है कि बॉयज है वो बहुवचन है, इसलिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगी बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो CRICKET बॉय, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका नेगेटिव बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, बॉयज डू नॉट। देखो डज नॉट और डू नॉट दो साइज के दे रखे हैं, तो बॉयज बहुवचन है इसलिए यहां पर क्या आ गया, डू नॉट आ गया। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं खेलते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। तो हमारे पास साइकिल आ गई, सूत्र कहता है कि साइकिल है, पहले जो साइकिल है डू। अब बॉयज डू बॉयज और डू ले लिया प्लस करता बॉय ले लिया प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बॉय ने प्ले ले लिया सॉरी, और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट शब्द ले लिया। प्रश्नवाचक है कौन सी प्रश्नवाचक है, डू बॉयज प्ले क्रिकेट। अब जो तीसरा वर्ड पूरा हो गया। अब चौथा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है तो आ गया डू और उसके बाद लेंगे सब्जेक्ट यानी बॉयज और उसके बाद में यहां लगाएंगे हमें नोट। तो डू बॉयज नोट
पढ़े क्रिकेट एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया आपका एक तो एक क्वेश्चन का उदाहरण और एक ये हो गया बहुवचन का उदाहरण। अब इसमें आप कितने भी किस पढ़े है वो बता सकते हैं अनंत। बात सबसे मोटी है कि आपके समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो वाक्य 1 2 3 4 5 कितने भी बना सकते हैं। समझ में अगर नहीं आया तो एक वाक्य है वो बना मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कर्ता क्रिया करण के आधार से सूत्र के हिसाब से वाक्य बनाकर बताया है। शायद आपके समझ में आ गया होगा। आप एक वाक्य हम कैसे उठाते हैं पता नहीं हो। अभी तो मैंने एक वचन बहुवचन के हिसाब से पढ़ाया था। अब हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें एक वचन बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट बनाना है और आपसे मैं कुछ कोर्स के लिए बना रहा हूं। तो यहाँ पर है कि माताजी भोजन पकाती है। दो जो उदाहरण थे तो वो तो मैंने आपको बताया था कि हम एक वचन का वाक्य से बता रहा हूँ और बहुवचन का बता रहा हूँ। अब आप सभी के लिए एक वाक्य है कि माताजी भोजन पकाती है। अब आपको देखना इस वाक्य का कर्ता कौन है, माताजी है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट। उसके बाद में मुख्य क्रिया है वो है पकाना, तो ये हमारा वर्ब। और इसका करण है वो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो है भोजन, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप दिमाग लगाओ इसके अंदर करता है वो माताजी है। तो अब ये दिमाग लगा के मुझे बताओ कि माताजी एक वचन है एक बहुवचन है। तो हमें पता है कि माताजी एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर हम लेंगे मदर, ये हमारा कर्ता हो गया। अब कर्ता प्लस मुख्य क्रिया है पकाना अर्थात वो। अब इसमें एस लगेगा कि एस लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर माताजी एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या एस जरूरी लगेगा। अब कुक शब्द है तो कुक में क्या लगेगा, एस लगेगा। मदर कुक्स, माताजी पकाती है। क्या पकाती है, फूड अर्थात भोजन पकाती है। अगर करण नहीं है तो हो गया मदर कुक्स, माताजी पकाती है। अब दूसरा नेगेटिव वाक्य है तो ये हो गया जैसे मदर एक वचन है तो सही क्रिया डज और नकारात्मक है तो नॉट है। मदर डज नॉट। अब मुख्य क्रिया से जो है वो हट जाएगा। मदर डज नॉट कुक फूड हो गया। अब तीसरा साइकिल से शुरू करना है तो साइकिल हमारे पास आ रही है डज मदर कुक फूड प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथा जो वाक्य है वो हो जाएगा डज मदर। अब यहाँ पर नोट लेंगे करता है अर्थात चौथा वाक्य है उसमें डज और नोट के बीच में हमें करता लेना है। देयर नोट डज मदर नोट कुक फूड, ये हमारा वाक्य हो गया। अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये एक अतिरिक्त उदाहरण हो गया जो एक वचन का है। अब टेंस का हिसाब से जो मैंने कर्ता के हिसाब से आपको पहले को समझाया था उस हिसाब से जो एक वचन हो गया एक वचन का और हो गया। तो वीडियो के माध्यम से आपके लिए दो उदाहरण हो गए। अब आगे जो मैंने पहचान के शब्द लिखाए थे वो पहचान के शब्द क्यों लिखाए थे, हमें टेंस में वो हमारे टेंस के परीक्षा के अंदर जो टेंस में वर्ब बन जाती है वो सही हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो मैंने आपको शब्द बताए थे कि इन शब्दों से आप आसानी से वर्ब भर सकते हैं, वो कैसे भर सकते हैं तो इसका मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिले अर्थात सही क्रिया है हम कैसे बड़े। अब यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं कि माय फादर
मान लो परीक्षा में एक ऐसा वाक्य आ गया इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरनी है। तो अब मैंने आपको बताया था कि करेक्ट वर्ब भरने के लिए सर्वप्रथम हमें वो शब्द देखने हैं जो आपको वर्ब भराएगा। तो उसमें माय फादर है वो तो करता हो गया, रीड है वो क्रिया होगी, न्यूज़पेपर है वो कर्म हो गया। तो वो पहचान का शब्द क्या है? ऑलवेज है। अब ये ऑलवेज है वो क्या है? वो पहचान का शब्द है। मैंने लिखा था पहचान का शब्द क्या रहा? ऑलवेज। अब इस ऑलवेज से पूछो कि ये कौन से टेंस का होना चाहिए, दिमाग लगाओ। तो हमारे दिमाग में एक टेंस आया कि ऑलवेज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें लिखा था। अब इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम है उस पे आओ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम ये कहता है कि यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगाओ, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। सर्वप्रथम क्या देगा? पहचान का शब्द। पहचान का शब्द क्या मिला? ऑलवेज। ऑलवेज को दिमाग में लाया कि ये कौन से टेंस का होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आया कि मैंने पढ़ा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास के नियम के पास है, तो नियम में हमें मिला कि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस, और यदि इसका कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं हम कर्ता के पास। अब ये देखो माय फादर, माय फादर है वो एक वचन है या बहुवचन है? माय मान मेरे, फादर मान पिता, यानी मेरे पिताजी, ये एक वचन है। तो ये एक वचन हुआ तो हमें एक वचन की वर्ब लेनी है। एक वचन की वर्ब लेंगे तो ये रीड, हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी करेक्ट वर्ब है, यानी सही क्रिया है वो क्या होगी? इसकी सही क्रिया है होगी रीड्स। अब मैं एक आपको बहुवचन का एक उदाहरण और देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं आई खालिस्तान, कोष्टक में है गो। आई खालिस्तान गो टू टेंपल daily in the morning. खालिस्तान go to temple daily in the morning. अब ये देखो इसके अंदर वो क्लू क्या है जो मैंने पहचान का शब्द बताया था। ये करता है, क्रिया है, प्रीपोजिशन है, टेंसल है, वो कर्म है। तो ये हमारा शब्द क्या आया? डेली। ये डेली क्या है? वो पहचान का शब्द है। तो डेली सब पहचान का शब्द आता है। इस डेली शब्द को हम देखते हैं कि कौन से टेंस का है। तो हमें टेंस प्राप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के पास जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम कहता है कि मेरा कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगा दो, और मेरा कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो अब ये नियम आ गया। नियम आके हम आएंगे कर्ता के पास। कर्ता है आई, आई यानी में, और आई आपको पता है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो आई है वो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो उसमें क्या होता है? बहुवचन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका करेक्ट वर्ब है वो क्या होगी? गो होगी। अब बच्चों ध्यान में ये मत लगना कि वीडियो में बताया था कि अंत में ओ तो हम एस लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। हाँ, गो हो अंतिम में ओ तो ईएस लगा देते हैं, लेकिन कब? जब उस वाक्य का कर्ता एक वचन, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है और उसकी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है तो हम क्या करेंगे? उसमें ईएस लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी से अंग्रेजी किस प्रकार वाक्य बनते हैं वो समझाया है, और परीक्षा के अंदर जो हमारे वर्ब पूछी जाती है उसके बारे में, फिर करेक्ट वर्ब है किस प्रकार से हम वर्ब रैंक हमारी सही हो जाए इसके बारे में जानकारी दी। तो आप इसको और अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, सुने, नोट करें, और उसके बाद में कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। धन्यवाद।